हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 10 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 10 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है ICMR टू टेस्ट फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन वो फेज़ है जब कम्युनिटी के द्वारा यानी कि लोगों के द्वारा एक दूसरे को जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट किया जाना लगे। तो अभी इंडिया में जो पिछले कुछ दिनों में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और अभी का जो केस का काउंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इंडिया में जो केसेस है वो 63,000 तक पहुंच गए हैं और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 2,000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। अभी जो रिकवर्ड पर्सन की जो संख्या है वो 20,000 तक पहुंच गई है, लेकिन जो टोटल काउंट है वो पिछले कुछ दिनों में बढ़ता हुआ देखा गया है। तो इस कारण से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो। तो उसकी पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए ICMR ने अभी ये डिसीजन लिया है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इंडिया के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो कदम है उठाया जाएगा और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो कंडीशन है वो चेक की जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अपनी जो कुछ टीमें हैं वो हॉटस्पॉट एरियाज़ में भेज रखी हैं और ये जो टीम है वो हाई केसेस के जो लोड हैं जिन एरियाज़ में वहाँ पर जाके जो कंडीशन बन रही है उसको चेक करेगी सो दैट हॉटस्पॉट एरिया को में डिज़ीज़ का जो कंट्रोल है वो किया जा सके। अब इतने काउंट के बाद इंडिया में जो कंफर्म केसेस हैं अभी हम कह सकते हैं कि 60,000 से ज़्यादा हैं और इंडिया उन 14 कंट्रीज़ में आ गया है जिसमें 60,000 से ज़्यादा कंफर्म केसेस पाए गए हैं। इस चार्ट में कंट्रीज़ के डबलिंग रेट को कंपेयर किया जा रहा है। डबलिंग रेट क्या होता है? डबलिंग रेट उतना टाइम है जिसमें डिजीज़ के जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनको डबल होने में टाइम लगता है। तो 2x होने में जितना टाइम लगता है उसको डबलिंग रेट कहते हैं। तो ये जो डबलिंग रेट है वो कंट्रीज़ का ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा डबलिंग रेट होगा, जो डिजीज़ और ये कोविड-19 का वायरस है इसका फैलने की जो दर है, जो रेट है, उतना ही कम होगा। डबलिंग रेट इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अभी यूएसए का जो डबलिंग रेट है ये 30 दिन चल रहा है। 30 दिन में यूएसए के केसेस डबल होते हैं। स्पेन में 131 दिन में डबल हो रहे हैं, यानी कि बहुत धीमे धीमे अब केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया और इंडिया के कंपैरिजन में अगर कुछ कंट्रीज़ को कंपेयर करें और उन कंट्रीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर जिनके डबलिंग रेट इंडिया के कंपैरिजन में हैं, इंडिया के आसपास है। दो टाइम पीरियड के डबलिंग रेट कंपेयर कर रहे हैं। 28 अप्रैल से 8 मई को रसिया का जो डबलिंग रेट है 8 दिन से 9.5 दिन हो गया। ब्राज़ील का डबलिंग रेट 9.5 दिन से करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गया। पेरू का डबलिंग रेट भी बढ़ा है, लेकिन इंडिया का डबलिंग रेट कम हुआ है। यानी कि पिछले 10 दिनों को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में डबलिंग रेट कम हुआ है, यानी जो डिज़ीज़ है ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद डिज़ीज़ का जो ग्रोथ है वह तेज़ हो गया है। इसी कारण से अभी ICMR के द्वारा जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का इशू है वो देखा जा रहा है और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं वो की जाएंगी। ICMR के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं हम। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कहते हैं। ये एपेक्स बॉडी है इंडिया में फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है इंडिया में। ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है और इसी के द्वारा ICMR को फंड किया जाता है। ICMR को इस्टेब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था 1911 में और 1949 में उसका नाम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रखा गया। यानी कि जो लेटेस्ट नाम है वो 1949 में इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला। ICMR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और सेक्रेटरी जनरल या जो सेक्रेटरी जनरल है ICMR के डायरेक्टर जनरल है वो हैं बलराम भार्गव। नेक्स्ट न्यूज़ है ICMR भारत बायोटेक टाई अप फॉर इंडियन वैक्सीन। वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए ICMR ने भारत बायोटेक कंपनी से टाई अप किया है। ICMR ने यह अनाउंस किया कि जो भी रिसर्च रिलेटेड कोलैबोरेशन है वो अब भारत बायोटेक हैदराबाद बेस की कंपनी से किया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इसी के लिए ICMR ने एक वायरस स्ट्रेन अपनी लेबोरेटरी से इस कंपनी हैदराबाद में ट्रांसफ़र किया है। ICMR हैज़ ट्रांसफर्ड द वायरस स्ट्रेन आइसोलेटेड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे विच इज़ ICMR इंस्टीट्यूशन टू BBIL भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। अब ये वायरस स्ट्रेन क्या है? वायरस स्ट्रेन
NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे में रखा गया था और कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी टेस्टिंग और रिसर्च रिलेटेड काम है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ICMR की जो एक लेबोरेटरी है वहाँ पर किए जाते हैं। अभी वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए ICMR ने कोलैबोरेट किया है बेंगलोर बेस्ड BBIL से, तो इसीलिए फर्दर डेवलपमेंट और वैक्सीन डेवलपमेंट और रिसर्च से रिलेटेड काम के लिए ये स्ट्रेन पुणे भेजा गया। अब ये जो इंस्टीट्यूट है पुणे बेस्ड, इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे, ये ICMR की एक लेबोरेटरी है और ये एक इंडियन वीरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वायरस से रिलेटेड मेडिकल रिसर्च की जाती है। इसका जो पहले नाम था, प्रीवियस नाम इसका था वायरस रिसर्च सेंटर, और इसको रॉकफेलर फाउंडेशन की हेल्प से इस्टेब्लिश किया गया था। रॉकफेलर फाउंडेशन और ICMR ने मिलकर इस सेंटर को वायरस के रिगार्डिंग रिसर्च के लिए इस्टेब्लिश किया था। इस सेंटर में अलग अलग डिजीज़ से रिलेटेड जो वायरस होते हैं उन वायरस पे रिसर्च की जाती है और अकॉर्डिंगली अगर कोई वैक्सीन डेवलप करनी है या वैक्सीन का स्ट्रेन के बारे में रिसर्च करनी है तो वो इस सेंटर में की जाती है। इसको WHO ने एक रेफरेंस लेबोरेटरी डिक्लेयर किया है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए एक रिसर्च लेबोरेटरी की तरह काम करता है पुणे का ये इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, इसलिए इसकी लोकेशन और फाउंडेशन ईयर मालूम होना चाहिए। इसका फाउंडेशन ईयर या एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1952। ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर हम भारत बायोटेक की बात करें जिसके साथ ICMR ने कोलैबोरेशन किया है वैक्सीन डेवलपमेंट का, ये हैदराबाद की एक कंपनी है जो कि 1996 में स्टार्ट हुई थी और रोटा वायरस से रिलेटेड वैक्सीन के लिए काफ़ी न्यूज़ में थी। रोटावैक इसके द्वारा डेवलप किया गया था और मेडिकल रिसर्च फील्ड में पिछले 20 सालों में काफ़ी काम किया गया है इस कंपनी के द्वारा। तो एक इंडिजीनियस दवाई बनाई जा सके, एक इंडिजीनियस वैक्सीन बनाई जा सके इंडियन कंपनी के द्वारा, इसीलिए ICMR का जो टाइप है वो BBIL हैदराबाद के साथ किया गया है। अगली न्यूज़ है पुलिस गेट ए गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ को डिटेक्ट करने के लिए पुलिस को एक नई गाइड बुक दी गई है और ये जो गाइड बुक है ये डेवलप की गई ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुलिसिंग रिलेटेड इश्यूज़ पर रिसर्च करता है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत अपना काम करता है। ये एक थिंक टैंक है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत अपना काम करता है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड इशू की गई फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज़ एंड फेक वीडियोज़। जो फेक न्यूज़ और फेक वीडियोज़ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दो कम्युनिटीज़ के बीच हेट्रेड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी कोविड-19 के समय में। तो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अगर कोई फेक न्यूज़ या फेक वीडियोस पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए BPRD यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस इशू की गई है जो कि हर एक पुलिस फोर्स के लिए गाइडलाइंस होगी। ये ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक है होम मिनिस्ट्री के अंदर और यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया गया है येलो जर्नलिज्म। अब येलो जर्नलिज्म क्या होता है? येलो जर्नलिज्म वो जर्नलिज्म है जो एक्चुअल जो फैक्चुअल न्यूज़ है उसको रिपोर्ट ना करके केवल सेंसेशनल और लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए जर्नलिज्म किया जाता है। येलो जर्नलिज्म नॉर्मली ये सबसे पहले अमेरिकन जर्नलिज्म में टर्म यूज़ किया गया था और उन पेपर्स, उन न्यूज़पेपर या उन न्यूज़ एजेंसीज़ के लिए यूज़ किया गया था जो कोई भी लेजिटिमेट रिसर्च्ड न्यूज़ नहीं दिखाते, वाइल इसके जगह वो केवल आई कैचिंग हेडलाइंस हमेशा न्यूज़ में डालते हैं ताकि उनकी सेल बढ़ सके। ये जो टेक्निक है ये न्यूज़ को एग्जाजरेट करने की कोशिश करती है और न्यूज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, स्कैंडल्स को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और न्यूज़ को ज़्यादा सेंसेशनल बना के दिखाया जाता है जिससे कि वो आई कैचिंग लगे न्यूज़ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके न्यूज़ चैनल्स और उनके न्यूज़ को देखें। तो येलो जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कम करने के लिए ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी गई है BPRD के द्वारा, ये काफ़ी हेल्प करने वाली है पुलिस को अपने डे टू डे के काम में। अब यहाँ पर कुछ एक रेफरेंस इस पुलिस के मैनुअल में दिया गया है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिनमें फैक्ट रिलेटेड चेकिंग की जा सकती है। फैक्ट चेकिंग के लिए यानी कि कुछ रिलायबल सोर्सेज हैं, ऑथेंटिकेट सोर्सेज हैं जिनको चेक किया जा सकता है। ये सोर्सेज कौन कौन से हैं? ये सोर्सेज हैं thehindu.com, pib.gov.in और reporterlab.org। तो hindu.com, PIB
जो गवर्नमेंट की जो एक एजेंसी है गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ निकालती है, और reporterlab.org। तो ये जी एजेंसीज हैं, ये ऑथेंटिकेट सोर्सेस हैं जिनमें कोई भी रीडर जाके या कोई भी पर्सन जाके अपनी जो न्यूज़ है उसको ऑथेंटिकेट, उसको चेक कर सकता है कि वेदर एनी पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ राइट और रॉन्ग। यहाँ पर ज़रूरत है लोगों को भी ये समझने की कि किसी भी न्यूज़ चैनल या न्यूज़ आर्टिकल पे आँख बंद करके भरोसा ना करें, उसकी फैक्ट चेकिंग बहुत ज़रूरी है बिफोर रिलाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूज़। किसी न्यूज़ पे भरोसा करने से पहले उनकी फैक्ट चेकिंग करना जरूरी है, और ये सोर्सेज हेल्प कर सकते हैं लोगों को, और अब पुलिस को हेल्प करने वाले हैं। पुलिस इन सोर्सेज का यूज़ करके फेक न्यूज़ और फेक वीडियोज़ को पता करने की कोशिश करेगी। यहाँ पर बीपीआरडी के बारे में हम देख लेते हैं। बीपीआरडी ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में, 28 अगस्त 1970 में इसको सेटअप किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव है पुलिस मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। तो पुलिस को और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जानी चाहिए पुलिस के द्वारा, इन टेक्निक्स को डेवलप करने का काम, इन टेक्निक्स पे रिसर्च करने का काम ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये एक मल्टी फेसेटेड कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए अपनी कंसल्टेशन देता है। प्रेजेंट के टाइम में इसकी 4 विंग हैं: रिसर्च विंग, डेवलपमेंट विंग, ट्रेनिंग विंग एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन विंग। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1970 में, 1970 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी इसके डायरेक्टर जनरल हैं VSK कौमुदी, और इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप प्रमोटिंग अ फ्यू ई फार्मेसीज। यहाँ पर हमारे लिए आरोग्य सेतु ऐप इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो डेवलप की गई है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC के द्वारा, और ये जो सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपना काम करता है। इसका जो पर्पज़ है वो कोविड-19 से रिलेटेड जो एडवाइजरीज गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस लोगों के द्वारा अडॉप्ट की जानी चाहिए, उनके बारे में लोगों की अवेयरनेस बढ़ाना है। इसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड केसेस का जो ग्रोथ है, और कौन सा पर्टिकुलर एरिया कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित है, ज़्यादा इम्पैक्टेड है, इसके बारे में लोगों को बताना है। ये GPS और ब्लूटूथ की फैसिलिटी स्मार्टफोन में यूज़ करता है, और कोविड-19 इन्फेक्शन के मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये जो ऐप है इसका जो पुराना वर्जन था वो कोरोना कवच के नाम से लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और अभी कोरोना कवच को डिसकंटिन्यू करके अब आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रो ओवर न्यू लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर। अब कल इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक नया रूट इनॉग्रेट किया गया था, जिस रूट को फॉलो करके कैलाश मानसरोवर यात्री अपनी यात्रा को कम कर सकते हैं। करीब 3 हफ्ते से ये जो टाइम पीरियड है इसको 1 हफ्ते में ला दिया गया इस रूट के द्वारा। ये जो रूट है ये उत्तराखंड से होके जाता है। उत्तराखंड, चाइना और नेपाल का जो ट्राई जंक्शन बॉर्डर है वहाँ पर लिपुलेख पास से होकर गुजरता है। अब इस न्यूज़ के बाद नेपाल की तरफ से एक अपोजिशन किया गया कि ये जो पर्टिकुलर रूट है ये इंडिया और नेपाल के बीच जो 2014 में 2 प्रधानमंत्री लेवल की बातचीत हुई थी, तो PM लेवल का जो एग्रीमेंट हुआ था उसको वायलेट करता है। ये जो रूट है वो कालापानी से होकर जाता है, और कालापानी एक वो टेरिटरी है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एक तरह से, जो इंडिया और नेपाल के बीच जिसका इशू चल रहा है। नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस किया है इंडियन डिसीजन के बारे में, अपना रेजिस्टेंस दिखाया है, और उनके अकॉर्डिंग लिपुलेख पास की जिस टेरिटरी से इंडिया का कैलाश मानसरोवर रूट दिखाया गया है वो इंडिया और नेपाल के बीच के एग्रीमेंट को वायलेट करता है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेपाल के उस समय के प्राइम मिनिस्टर सुशील कोइराला के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो कालापानी का बाउंड्री इशू है वो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा आपस में बैठ के निगोशिएट करके सॉल्व किया जाएगा, और दोनों कंट्रीज़ का जो स्टैंड है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का वो क्लियर रहेगा। इसी पर्टिकुलर कालापानी एरिया में लिपुलेख है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लिपुलेख पास इसी कालापानी के टेरिटरी में है, और ये कालापानी की टेरिटरी बिल्कुल इंडिया और नेपाल की बाउंड्री के पास है। ये जो मार्क्ड
रीजन है ये काला पानी की टेरिटरी को दिखा रहा है और इसी टेरिटरी में लाई करता है लिपुलेख पास, जहाँ से ये जो कैलाश मानसरोवर को रूट है वो जाने वाला है। काला पानी की टेरिटरी का जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच, उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। काला पानी टेरिटरी एक एरिया है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच, बट इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है और इंडिया के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये टेरिटरी पड़ती है। नेपाल के क्लेम की अगर माने तो ये जो टेरिटरी है वो नेपाल की बाउंड्री में आती है। काला पानी का जो एरिया है ये करीब 372 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो चाइना, नेपाल, इंडिया के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। इंडिया क्लेम करता है कि काला पानी उत्तराखंड का पार्ट है, नेपाल क्लेम करता है कि ये नेपाल में आता है। अब बॉर्डर जो डिस्प्यूट है ये रिसेंटली जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नया मैप रिलीज़ किया था, उस समय भी नेपाल ने बोला था कि ये जो एरिया है वो नेपाल का है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिवर की, ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसके कारण जो ओरिजिन है रिवर का वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है। अब इंडिया और नेपाल दोनों अपनी अपनी क्लेम के अनुसार अलग अलग ट्रिब्यूटरीज को महाकाली रिवर की बाउंड्री लाइन मानते हैं। नेपाल का ये मानना है कि जो वेस्टर्न साइड की ट्रिब्यूटरी है वो एक्चुअल में मेन महाकाली रिवर है, इसलिए वो काला पानी के एरिया को अपनी टेरिटरी बताता है। इंडियन साइड का ऐसा बोलना है कि जो ईस्टर्न साइड है इस रिवर की वो इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री है, इसलिए उसको मेन रिवर माना जाना चाहिए और काला पानी इंडिया में आता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिपुलेख पास जो काला पानी एरिया में आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस लोकेशन पे आईटीबीपी को यानी इंडियन तिब्बतन पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया था 1962 के बाद से, और इसके कारण इंडिया चाइनीज़ मूवमेंट पे अच्छे से नज़र रख सकता है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए लिपुलेख पास और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो काला पानी रिवर की वैली है उसके टॉप पे लिपुलेख पास स्थित है और यहाँ पर इस पास का यूज़ कैलाश मानसरोवर यात्रा के द्वारा में पिलग्रिम्स के द्वारा ये जो लोकेशन है, ये पास है, वो यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी एंशिएंट पिलग्रिम साइट है जो माउंट कैलाश पर्वत है और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट है। अगर हम ट्रेडिशनल रूट की बात करें तो जो उत्तराखंड रीजन में और जो पहाड़ों पे भोटियाज रहते हैं उनके लिए एक ये ट्रेडिंग रूट की तरह ये पास यूज़ किया गया है एंशिएंट टाइम से। वर्ल्ड पेज पे न्यूज़ है, रसिया वायरस सर्ज म्यूट्स वी-डे सेलिब्रेशन। रसिया में वायरस का जो ट्रेंड है वो काफ़ी तेज़ है। रसिया में अभी तक रसिया उन टॉप 5 कंट्रीज़ में है जो सबसे ज़्यादा हिट हुई है कोरोना वायरस से। करीब 2 लाख से ज़्यादा कंफर्म केसेस रसिया में हो गए हैं और हर दिन, पिछले हफ्ते में हर दिन 10,000 नए केसेस कंफर्म केसेस रजिस्टर किए गए हैं रसिया में। अब वर्ल्ड ओवर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ओवर जो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो इन्फेक्टेड है उनकी संख्या 37 लाख से ज़्यादा है, जिसे हम 3 मिलियन भी कह सकते हैं। 3 मिलियन लोगों से ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं। करीब 2,70,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण और इसने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी कंट्रीज़ को एक बड़ा झटका दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला में जो गवर्नमेंट है अभी, उस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की गई और वेनेजुएला का ऐसा कहना है कि इसमें 2 फॉर्मर यूएसए के सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं। तो इन सोल्जर्स पे टेररिज्म और कॉन्स्पिरेसी की जो प्रक्रिया है वो वेनेजुएला ने स्टार्ट कर दी है। वेनेजुएला ने इन दोनों यूएस सोल्जर्स को चार्ज किया है कि उन्होंने टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी की और कॉन्स्पिरेसी की, और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत जो अभी के प्रेसिडेंट है वेनेजुएला में, प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई है यूएसए के इन सोल्जर्स के द्वारा। तो एक तरह से यूएसए पे इन्होंने ये यूएसए को टारगेट करके बोला है कि यूएसए वेनेजुएला में गवर्नमेंट को गिराना चाहता है। ये आप वेनेजुएला की लोकेशन देख सकते हैं। वेनेजुएला की बाउंड्री 3 कंट्रीज से टच करती है, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुआना, और नॉर्थ डायरेक्शन में वेनेजुएला कैरिबियन सी को टच करता है जो कि एक तरह से पार्ट है अटलांटिक ओशियन का। तो 3 कंट्रीज़ और एक बाउंड्री ओशियन को टच करती है वेनेजुएला के। वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस और यहाँ के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो। नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी टू सी आउटपुट लॉस ऑफ $190 बिलियन। तो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इंडिया में जो 47 डेज़ का नेशनल शटडाउन लगाया गया है, उस शटडाउन के कारण इकोनॉमी को या पूरी जीडीपी को करीब $190 बिलियन का लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये जो लॉस है ये
लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है उसके कारण देखने को मिलेगा। अब इनमें अगर हमें इस लॉस को कंपेंसेट करना है तो फॉरेन एफडीआई और बाकी टूल्स का यूज़ किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इस लॉस को कम किया जा सके। अब यहाँ पर 3 तरीके बताए गए हैं जिन तरीकों का यूज़ या जिन टूल्स का यूज़ करके सरकार की तरफ से इन लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ये टूल्स है, पहला तो है एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको लाया जाए इंडिया में। दूसरा है फिस्कल स्टिमुलस पैकेज, गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लाया जाए जिससे इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। और तीसरा है मॉनेटरी स्टिमुलस, जो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी स्टिमुलस दिया जाता है अलग अलग तरह से, वो किया जाए। तो ये 3 मेजर तरीके हैं जिससे इकोनॉमी को वापस रिवाइव किया जा सकता है। अभी इंडिया की जो जीडीपी है 3 ट्रिलियन की जीडीपी है और इंडिया ने टारगेट रखा है कि 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनानी है। बट ऐसे केस में जब इतना ज़्यादा स्लो डाउन है तो कि ये 3 ट्रिलियन की जो जीडीपी है उसको मेंटेन करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब ये जो कुछ तरीके हैं उनमें यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया है कि अगर जो कंपनीज जो कंट्रीज़ चाइना में मैन्युफैक्चरिंग अभी तक कर रही थी वो चाइना को छोड़ना चाह रही हैं, और ऐसे में इंडिया के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी यूज़ की जानी चाहिए और उन कंपनीज़ को इंडिया में बुलाया जाना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ जो एफडीआई है वो बढ़ेगा। तो एफडीआई अगर हमें बढ़ाना है तो चाइना से जो कंपनियाँ वापस जा रही हैं अपनी कंट्री में या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनको इंडिया लाना चाहिए। तो इससे एक बड़े पैमाने पर एफडीआई तो आएगा ही, हमारे पास जो कैपिटल है वो आएगा, इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल का एक्सपर्टाइज और मैनेजमेंट क्वालिटी भी इंडिया में आएगा। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में अगर हम 3-4 महीने की बात करें तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो काफ़ी लो हुए हैं, जिसके कारण करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर का इंडियन जीडीपी को फ़ायदा हुआ है। इसके साथ ही अगर चाइना से वापस आने वाली कंपनीज़ को इंडिया में बुलाया जाए तो उससे भी फ़ायदा होगा। और कुछ कंट्रीज़ जो चाइना से अब अपने जो बिज़नेस टाइप है वो कम करना चाहती हैं तो उनको इंडिया ऐसे ऑल्टरनेटिव सोर्स मिल सकता है। इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपर्टाइज़ है वो बढ़ाई जाए और मैन्युफैक्चरिंग लेवल को बढ़ाया जाए तो जो चाइना का बिज़नेस कम हो रहा है वो इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के हासिल कर सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे इंडियन इकॉनमी को आगे आने वाले टाइम में अच्छे से रिवाइव किया जा सकता है। अभी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारी यही रहनी चाहिए कि जो इंडिया का पास्ट है, जो इंडिया की एक अच्छी गुडविल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो इंडिया की कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बढ़ा के हम अपनी जो गुडविल है उसका यूज़ करके फॉरेन कैपिटल को अपने यहाँ बुलाएं और अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा तेज़ करें। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि जो लॉकडाउन के कारण लॉस हुआ है इकॉनमी को उसको जल्दी से जल्दी फुलफ़िल किया जा सकता है, उस लॉस को कंपेंसेट किया जा सकता है। तो कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम आई है उसको जल्दी अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये कुछ कदम है जो गवर्नमेंट को उठाने चाहिए। यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया जाता है किसी कंट्री में ये 2 तरीके से आता है, एक है एफडीआई, दूसरा तरीका है एफपीआई। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है जो फॉरेन नेशनल्स के द्वारा किसी दूसरी कंट्री में एसेट में पैसा लगाए जाने को बोलते हैं। जैसे कि अगर फॉरेन नेशनल इंडिया में आके स्टॉक खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है या उसके कैश इक्विवेलेंट को परचेज कर सकता है, वो पर्टिकुलर जो तरीका है उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है या किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल के थ्रू पैसा लगाता है। लेकिन अगर हम एफडीआई की बात करें तो एफडीआई में डायरेक्टली ओनरशिप मिलती है किसी भी इन्वेस्टर्स को। कोई फॉरेन नेशनल किसी कंट्री में आके, अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में आके किसी कंपनी में अपने पैसे लगाता है तो उसके मुकाबले उसे ओनरशिप राइट दिया जाता है। तो एफपीआई और एफडीआई में केवल एक डिफरेंस है, एफडीआई ओनरशिप राइट ट्रांसफ़र कर देता है वाइल एफपीआई डज नॉट इन्वॉल्व विथ ओनरशिप राइट। तो ये दोनों डिफरेंस है। एफडीआई एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो कंट्रोलिंग ओनरशिप होती है वो एंटिटी के पास चली जाती है, किसी दूसरी कंट्री की एंटिटी के पास चली जाती है। यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट में। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।